हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए फिर से एक ड्रामा की स्टोरी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ड्रामे की स्टार्टिंग में हम अपनी वकील आना को देखते हैं, जो डॉक्टर के पास जाती है। तो डॉक्टर उसे अर्ली मेनोपॉज प्रॉब्लम बताती है। आना परेशान रह जाती है कि वो अभी सिर्फ 29 साल की है। ये कैसे मुमकिन है कि उसे इतनी जल्दी ये प्रॉब्लम हो गई है। एक बार में शराब के नशे में धुत इसे अपनी एक दोस्त की एडवाइस याद आती है कि इसे किसी लड़के को ढूंढना चाहिए और इसके साथ मजे करने चाहिए। एक लम्हे की बेबाकी में आना की नजर एक सफेद अल्पास में मौजूद नौजवान पर पड़ती है जो रो रहा होता है। वो जेसन के पास जाती है और पूछती है, मेरे साथ आना चाहोगे? लेकिन फिर इसे अपनी हरकत का एहसास होता है और वो शर्मिंदगी के मारे भाग जाती है। आना एक होटल का कमरा बुक कर लेती है, ये सोचे बगैर कि जेसन जो हल्के से नशे में है इसके पीछे आ जाएगा। दोनों एक पेज पर होते हैं और एक साथ रहने का फैसला करते हैं। लिफ्ट में आना शदीद नर्वस महसूस करती है और बटन प्रेस करते हुए आना और जेसन के हाथ एक दूसरे के साथ टच होते हैं। आना बहुत बेकरार हो जाती है और वो नौजवान भी, और फिर दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि वो क्या कर रहे हैं और जज्बात में बह जाते हैं। आना हैरान रह जाती है जब उसे पता चलता है कि जेसन तो ये सब कुछ अभी पहली दफा कर रहा है। दोनों जज्बाती रात गुजारते हैं। जब आना जागती है तो इसे लगता है ये सब इसने क्या कर दिया है और शायद कुछ बहुत गलत हो गया है। वो हकीकत में एक ऐसे लड़के के साथ सो चुकी है जो इससे 10 साल छोटा है, लेकिन खुशकिस्मती से वो अडल्ट है। कम से कम इसने कोई गैर कानूनी काम तो नहीं किया। आना फौरन पैसे निकालती है ताकि जेसन को दे और होटल से निकल जाती है। अदालत से निकलने के बाद इसका पार्टनर, इसका साबका बॉयफ्रेंड, इससे नाजेबा हरकतें करने लगता है। वो गुस्से में कहती है, हमारा ब्रेकअप हो चुका है। तभी उसके कॉलीग को एक कॉल आती है और वो आना से कहता है कि हमें फौरन फार्मास्यूटिकल ग्रुप के सबसे बड़े बेटे की आखिरी रसूमात में जाना है। चेयरमैन अपनी वसीयत बदल सकता है, जो इनकी लॉ फर्म के लिए एक बड़ी कामयाबी हो सकती है। जब वो फ्यूनरल में जाते हैं तो इसका कोलीग इसे तजवीज़ देता है कि आना वहाँ कारोबारी कार्ड तकसीम करे, लेकिन आना इसे पागल करार देते हुए इनकार कर देती है। जब आना मरने वाले की तस्वीर के सामने खड़ी ख्यालात में गुम होती है, जेसन इसे एक फूल पेश करता है तो इसका कोलीग फौरन जेसन को पहचान लेता है और आना को अपनी फियांसी कहकर तारुफ करवाता है। जेसन हैरान होकर आना की तरफ देखता है और इससे अलहदा से कोई बात करने के लिए कहता है और फिर उससे पूछता है, क्या तुम वाकई शादीशुदा हो? वो फिक्रमंद होता है कि अगर इसने किसी शादीशुदा औरत के साथ रात गुजारी हो तो कहीं ये गैर कानूनी तो नहीं। आना, जो मसाइल से दूर रहना पसंद करती है, साफ कह देती है कि ये सिर्फ एक रात की बात थी, कुछ भी गैर कानूनी नहीं हुआ। आना के कोलीग के जरिए आना को मालूम होता है कि जेसन दरअसल फार्मास्यूटिकल ग्रुप के चेयरमैन का नाजायज बेटा है। आना देखती है कि जेसन को जलील किया जा रहा है। जेसन की स्टेप मॉम इसे पकड़कर हरामजादा कहती है और इसे पानी में धकेल देती है। इस शर्मनाक मंजर को देखकर आना जेसन से सॉरी करती है। जेसन कहता है, मैंने अपने भाई का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। आना इस पर यकीन कर लेती है क्योंकि पिछली रात इसने इसकी आंखों में दुख देखा था। जेसन को एक खौफनाक ख्वाब आता है जिसमें वो याद करता है कैसे इसके स्टेप मॉम ने इसकी माँ को कितना सताया था और वो मर गई। जब वो जागता है तो आना का हाथ पकड़ लेता है और जाने नहीं देता। वो आना को शिद्दत से अपने पास खींच लेता है और जब बाहर फ्यूनरल हो रहा होता है, अंदर वो एक लंबा जज्बाती वक्त गुजारते हैं। जेसन की बहन कोरा गुस्से में आ जाती है जब इसे पता चलता है कि इसके डैड ने जेसन को कंपनी का नायब सदर मुकर्रर कर दिया है। बाद में इसके डैड कोरा से कहते हैं कि जेसन को वापस हाल में लेके आओ ताकि वो मेहमानों से मिल सके। कोरा जेसन के कमरे में आकर सब कुछ बिखरा हुआ देखती है और मौके पर रंगे हाथों पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन जेसन फौरन ही वॉशरूम का दरवाज़ा लॉक कर देता है। कोरा मुस्कुराकर कहती है, मैं जानती हूँ तुम अभी बाहर से आए हो, आज़ादी से लुत्फानंदोज होना चाहते हो, लेकिन किसी औरत के धोखे में मत आना। जेसन सर हिलाते हुए यकीन दिलाता है कि मैं एहतियात करूंगा। जब जेसन हाल में पहुंचता है तो इसे मालूम नहीं होता कि इसके डैड इसे एक सियासी मोहरे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके डैड जेसन का एक कारोबारी पार्टनर की बेटी के साथ तारुफ करवाते हैं और इन्हें एक दूसरे को जानने का मशवरा देते हैं ताकि उन दोनों की शादी हो सके। आना यह मंजर देखकर गुस्से से भड़क उठती है कि वो मेरे पास आया और मुझे बहकाया जबकि इसकी पहले से मंगनी हो चुकी थी। कोरा जेसन को अगले दिन बादशाह से मिलने का मशवरा देती है और याद दिलाती है कि वो एक अमीर खानदान के वारिस के तौर पर है, इसे आम लोगों जैसी आज़ादी हासिल नहीं।
जेसन मान जाता है। फिर कोरा मजीद कहती है कि तुम्हारी माँ के इंतकाल के बाद मेरी माँ हमेशा तुम्हें घर लाने की ख्वाहिश रखती थी। जेसन को अपनी स्टेप मॉम की जालिमाना हरकतें याद आती हैं, लेकिन वो सिर्फ मुस्कुराकर जवाब देता है। यहाँ तक कि इनकी गुफ्तगू के पीछे भी सौतेले बहन भाइयों की रुकावट छुपी होती है। इधर आना एक कामयाब वकील होते हुए अपनी शदीद बीमार माँ की देखभाल में मसरूफ है। इसकी ज्यादातर कमाई माँ के इलाज पर खर्च हो जाती है। इसकी माँ चाहती है वो किसी अच्छे इंसान से शादी कर ले और इसे अपने साबका बॉयफ्रेंड से सुलह करने का मशवरा दे दी है। इधर आना जब ऑफिस आती है तो इसका कॉलीग बीनू तमाम स्टाफ के सामने आना को शादी की पेशकश करता है, लेकिन आना इसे नजरअंदाज कर देती है। बीनू तंज करते हुए कहता है, तुम्हारा क्रेडिट कार्ड हद से तजावज कर चुका है, क्या तुम्हें अपनी माँ के इलाज के पैसे नहीं चाहिए? आना खामोश रहती है, लेकिन जल्दी से पता चलता है कि बीनू ने बेशर्मी से इनकी मंगनी की खबर ऑनलाइन शेयर कर दी है। जब जेसन ये खबर देखता है तो आना से मिलने के लिए कहता है। आना की तवज्जो हासिल करने के लिए वो जानबूझकर बादशाह के साथ घुल मिल जाता है और इसे जानबूझकर टच करता है। ये देखकर आना जेसन का सामना करने पर मजबूर हो जाती है ताकि वो हमेशा के लिए सब कुछ वाजिया कर सके। जेसन आना की गर्दन में एक हार डाल देता है। आना इसका शुक्रिया अदा करती है, लेकिन फिर इसे कहती है कि इन्हें हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो जाना चाहिए। ये सुनकर जेसन गुस्से में आकर आना को जबरदस्ती चूम लेता है। आना इसे धक्का देकर दूर हटा देती है और वहां से चली जाती है। इधर कोरा जेसन को एक नया प्रोजेक्ट देती है ताकि वो कंपनी के मामलात में तजर्बा हासिल कर सके। जेसन को मालूम होता है कि कानूनी शोबे ने पहले ही आना की लॉ फर्म को मुस्तरद कर दिया था। वो फौरन अपनी टीम को हिदायत देता है कि आना की फर्म से दोबारा मुज़ाकरात शुरू करें। दूसरी तरफ कोरा को यकीन होता है कि जब जेसन और बादशाह की मंगनी तय पा जाएगी तो इसे बादशाह के डैड की वजह से बड़े मौके मिलेंगे, जिससे वो डैड को साबित करेगी कि वो भी कीमती है। बीनू को जेसन की कंपनी के कानूनी मामलात की तरफ से ऑफर आती है। इंटरव्यू के लिए वो बहुत खुश हो जाता है, लेकिन आना को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं, क्योंकि वो जेसन से मिलना नहीं चाहती। दूसरी तरफ जेसन बहुत एक्साइटेड होता है जब वो देखता है कि आना अब भी वही हार पहने हुए है जो इसने इसे दिया था। जेसन ऐलान करता है कि आना की लॉ फर्म ने इंटरव्यू पास कर लिया है, जिस पर कोरा गुस्से से बिभर जाती है कि ये वही वर्म थी जिसने इसे खुद निकलवाया था। कोरा बीनू के तरीक़ेकार से नाखुश होती है और जल्द ही वो एक हैरानकुन इंकशाफ करती है। इसे एहसास होता है कि आना के कपड़ों का अंदाज फ्यूनरल के रोज कमरे में बिखरे हुए कपड़ों से मिलता जुलता है। कोरा को शक होता है कि जेसन और आना के दरमियान खुफिया ताल्लुकात हैं। वो जानबूझकर जेसन से इस बारे में सवाल करती है, लेकिन वो बेफिक्री से जवाब देता है कि मैंने बादशाह को भी यही हार दिया था। ये एक फेमस डिज़ाइन है, तो हैरानी की बात नहीं है। इन दोनों के नेकलेस एक जैसे हैं। मैं तो बस तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक अपने ब्लाइंड डेट्स को संजीदगी से ले रहा हूँ। कोरा इस जवाब से मुतमईन हो जाती है और दिल में सोचती है, जो कोई भी जेसन और बादशाह की मंगनी बिगाड़ने की कोशिश करेगा वो मेरा दुश्मन होगा। जैसे ही कोरा वहां से जाती है, जेसन का चेहरा सर्द हो जाता है। वो चुपके से कोरा की माँ के कर्जों की तहकीकात का हुक्म देता है। इधर बादशाह जब देखती है कि आना ने वही हार पहना है जो जेसन ने इसे दिया था, इसके रवैये में आना के लिए दुश्मनी आ जाती है। जेसन इसे फौरी तसल्ली देता है। जब आना झंझलाहट महसूस करती है तो वो सोचती है कि ये लड़का कितनी बचकाना हरकतें करता है। जब आना ऑफिस में काम में मसरूफ होती है तो जेसन अचानक आकर इसे शिद्दत से चूम लेता है। आना घबरा जाती है कि कहीं बीनू इसे ना देख ले, लेकिन जेसन इसे तसल्ली देता है, फिक्र मत करो, बीनू पहले ही जा चुका है। आना इसे पुरसुकून होने को कहती है, लेकिन जल्द ही आना को एहसास होता है कि जेसन ने इसकी लॉ फर्म को दर हकीकत कोरा के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने के लिए मुंतखब किया है। जेसन दोबारा आना के करीब होने की कोशिश करता है और वो शोखी से कहता है, वैसे भी मेरी मंगनी होने वाली है और तुम्हारी भी, क्यों ना हम अपनी सिंगल जिंदगी की आखिरी रात का मजा उठाएं। दोनों एक बार फिर एक जज्बाती रात गुजारते हैं। अगली सुबह आना को अपनी दोस्त की कॉल से नींद से जगाया जाता है, जो इसे बताती है कि बेशरम बीनू ने इनकी नाम नेहाद मंगनी की पार्टी का एहतमाम कर लिया है। जिसन को पता चलता है कि आना और बीनू काफी अरसे पहले ब्रेकअप कर चुके थे। वो आना से अपने जज्बात का इजहार करते हुए कहता है, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, अपना वक्त इस फजूल इंसान पर ज़ाया मत करो। लेकिन आना इनकार कर देती है। वो जानती है कि जेसन जो है एक बड़ी कंपनी का वारिस है जो अपने खानदान की तवक्कात में कैद है। इस दौरान हेनरी जेसन को एक बड़ा प्रोजेक्ट सौंपने का फैसला करता है, जिससे कोरा बहुत ज्यादा जेलस हो जाती है। वो इंतकाम की आग में साजिश तैयार करती है और बीनू को एक ग्रीन हैट का तोहफा देती है, जो धोखा खाने की अलामत है। बेवकूफ बीनू पहले तो खुशी खुशी इसे पहन लेता है,
लेकिन जब कोरा इसे जेसन और आना की वीडियो दिखाती है तो वो गुस्से से पागल हो जाता है। फिर कोरा बीनू के सामने एक कॉन्ट्रैक्ट रखती है और पूछती है, क्या तुम लॉ फर्म की मुकम्मल मलकियत चाहते हो? बीनू फौरन हामी भर लेता है। इस रात वो जानबूझकर नशे में धुत होकर आना पर जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। जब आना इसे रोकती है तो बीनू इसे थप्पड़ मार देता है, लेकिन खुशकिस्मती से जेसन वक्त पर पहुंचकर आना को बचा लेता है। जब वो आना के जख्मी चेहरे को देखता है तो काबू खो बैठता है और बीनू को बेदर्दी से पीट कर बेहोश कर देता है। बाद में जब आना जेसन के जख्मी हाथों पर मरहम लगा रही होती है तो जेसन मुस्कुराकर कहता है, हमारा राज तो खुल गया है, क्या तुम अब भी मुझे चाहोगी? आना इसकी आंखों में देखकर कहती है, हाँ मैं तुम्हें चाहती हूँ। जेसन धीरे से कहता है, मेरे पास तो कोई घर भी नहीं। आना इसके लबों पर बोसा देकर कहती है, तो फिर ये तुम्हारा घर है। इधर कोरा जख्मी और बेबस पड़े बीनू से मिलने आती है और हंसते हुए कहती है, कितने अफसोस की बात है, तुम तो एक बच्चे से भी नहीं जीत सके। फिर इसने बीनू को एक बिजनेस कार्ड दिया और चेहरे पर एक तंजिया मुस्कुराहट सजा ली कि क्यों ना तुम ये मामला इनके पेरेंट्स तक ले जाओ। बीनू इशारा समझ जाता है और मीडिया से राब्ता करता है और अपने आप को मजलूम जाहिर करते हुए ताकतवर वारिस पर हमले का इल्जाम लगा देता है। जवाब में आना हॉस्पिटल में गुलदस्ता लेकर पहुंचती है, लेकिन बीनू को तसल्ली देने की बजाय वो जानबूझकर इसे गुस्सा दिलाती है, यहाँ तक कि वो खुद ही कोरा के साथ अपनी खुफिया साजिश का एतराफ़ कर बैठता है। आना इसका एतराफ़ खुफिया तौर पर रिकॉर्ड कर लेती है और फिर ठंडे लहजे में बीनू को बताती है कि इनकी शराकत ख़त्म हो चुकी है। जेसन आना को अपने डैड से मिलवाना चाहता है, लेकिन आना मना कर देती है। पूरे शहर को हमारे स्कैंडल के बारे में मालूम है, अभी मुनासिब वक्त का इंतज़ार करो। जेसन मोहब्बत में गिरफ्तार होकर इसकी बात मान लेता है। आना और जेसन हॉटपॉट रेस्टोरेंट जाते हैं। जब आना मेन्यू देखने में मसरूफ होती है तो जेसन को कोरा की धमकी भरी कॉल आती है कि अगर आज रात तुम बादशाह के साथ डिनर पर नहीं आए तो मैं यकीनी बनाऊंगी कि आना के चेहरे पर खौलता हुआ पानी गिरे। जेसन अचानक गायब हो जाता है और आना हैरत से इधर उधर देखती रह जाती है। जेसन जानता है कि वो जाल में फंस रहा है, लेकिन वो मजबूर था। डिनर के दौरान जेसन का डैड उसे याद दिलाता है कि वो अपनी मंगेतर बादशाह का ख्याल रखे। गुस्से में बादशाह जानबूझकर जेसन के पुराने स्कैंडल्स छेड़ देती है। ये देखकर इसकी सौतेली माँ अपना फोन निकाल कर है जेसन के डैड को उसकी एक शर्मनाक वीडियो दिखाने लगती है। कॉरन फौरन अपनी माँ को रोकती है और कहती है, माँ ये तो बस एआई से बनाई गई है। जेसन भी साथ देता है और सर हिलाता है, हाँ एआई टेक्नोलॉजी ने बहुत तरक्की कर ली है। फिर वो बादशाह की एक तस्वीर निकाल कर दिखाता है जिसमें वो जुआ खेल रही होती है और वो कहता है, ये तो बिल्कुल असली लग रही है। जबकि कोरा की आंखों में हैरत फैल जाती है और वो कहती है, शायद ये भी एआई से बनाई गई है। जेसन के डैड उससे कहते हैं कि ये डिनर तुम्हारे लिए है। वो जानता था कि जेसन हमेशा इससे दूर रहता है। जेसन आखिरकार फट पड़ता है कि मुझे किसी से मोहब्बत है और मैं तुम्हारी तरह नहीं बनना चाहता। तुमने अपनी पहली मोहब्बत को छोड़ दिया और मेरी माँ को मौत की वजह बने। जेसन के बाप का चेहरा तारीख हो जाता है। वो जेसन से कहता है कि मुझे कोई मसला नहीं है, तुम्हारे इस वकील को हमेशा के लिए गायब कर दूं। आना के घर पर जबरदस्ती तलाशी ली जाती है और जेसन को मालूम हो जाता है कि ये सब कुछ हेनरी ने करवाया है। बाद में जेसन आना से मिलता है और कहता है कि वो बादशाह से मंगनी करने जा रहा है। आना गुस्से में आ जाती है। जेसन इसे किसी महफूज जगह जाने के लिए कहता है, लेकिन आना तंज़िया अंदाज में कहती है, अपनी बातें अपने पास रखो, मुझे अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। इसकी बेनियाजी जेसन को बेचैन कर देती है और वो ज़बरदस्ती इसे चूम लेता है। जवाब में आना इसके चेहरे पर पानी फेंक देती है और गुस्से में पूछती है, तुम्हें तुम्हारे डैड ने धमकी दी है या कोरा ने? जेसन खामोश रहता है कि ये इसका खानदानी मामला है। आखिरकार वो ठंडे लहजे में कहता है कि तुम हद से ज़्यादा सोच रही हो, ये सब बस एक मजाक था, अब इसे खत्म करने का वक्त आ गया है। बाद में जेसन डैड के हॉस्पिटल के कमरे में काम की रिपोर्ट देने जाता है। जेसन की कारकर्दगी देखकर इसके डैड खुश हो जाते हैं और इससे नरमी से पेश आते हैं और कहते हैं कि कोरा आखिर तुम्हारी बहन है, थोड़ा उससे दरगुजर करो। जेसन सर हिलाता है, लेकिन दिल में सोचता है कि डैड तुम कोरा और इसकी माँ को ज्यादा देर तक नहीं बचा सकोगे। आना जेसन को भुला नहीं पा रही थी। इसे यकीन था कि जेसन को मंगनी पर मजबूर किया गया है। वो इससे मिलती है और जानबूझकर कहती है कि मुझे ब्रेकअप फीस चाहिए, 5 मिलियन। जेसन बगैर किसी झिझक के फौरन रकम देने पर आमादा हो जाता है, लेकिन आना इसे संजीदगी से देखकर पूछती है, तुम्हें क्या हो गया है? जेसन दिल ही दिल में कहता है कि बस थोड़ा और इंतजार करो, सब कुछ जल्द खत्म हो जाएगा। लेकिन वो इसे तकलीफ देना नहीं चाहता। उधर बादशाह आती है और इसका बाजू थाम लेती है
और वो अपनी नाम नेहाद मंगेतर के साथ वहां से चला जाता है। आना ने सख्ती से अपने जज्बात काबू में रखे। बाद में इसे अपने पुराने क्लास फेलो वकील रोंग का फोन आता है, जो कि इसे मिलने के लिए बुलाता है। वो एक होटल में मुलाकात का फैसला करते हैं। इत्तेफाक से जेसन भी वहां आ जाता है। जब वो देखता है कि आना किसी दूसरे मर्द के साथ घुल मिल रही है तो इसे बहुत जलन होती है। रोंग मजाक में कहता है, लगता है अमीरजादे को मुझसे जलन हो रही है। आना हंसते हुए कंधे उचकाती है, कहती है फिक्र मत करो, वो बहुत ही नरम दिल है। फिर वो चमकदार नजरों से रोंग से पूछती है, क्या तुम अदाकारी अच्छी कर लेते हो? फिर वो रोंग को एक होटल के कमरे में ले जाती है, जहां वो अपनी नाम नेहाद मंगनी की तकरीब के लिए हाल बुक करवाने का बहाना करती है। इत्तफाकन जेसन और बाशा भी वहीं होते हैं। बाशा उससे से कहती है, क्या तुम हमारा पीछा कर रही हो? आना मुस्कुराते हुए कहती है, नहीं, मैं तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपनी मंगनी की बुकिंग करने आई हूँ। ये सुनकर जेसन को गुस्सा आ जाता है। जेसन बाशा को छोड़कर आना से बात करना चाहता है, लेकिन बाशा इसे जाने नहीं देती। तभी जेसन बम गिरा देता है कि मैं तुम्हारे डैड से बात कर चुका हूँ, हमारी शादी सिर्फ एक ढोंग है। जेसन जो है इसके बाद आना के कमरे में चला जाता है। आना जानबूझकर अपने क्लास फेलो के साथ अटैच होने की कोशिश करती है और सारा ड्रामा करती है, जिसे देखकर जेसन जो है वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और गुस्से से वहां से चला जाता है। लेकिन जितना जेसन इस बारे में सोचता है, इतना ही वो इस मामले को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। आखिरकार वो वापस आता है और आना को दीवार के साथ दबोच लेता है और इस बार जेसन ने कोई नरमी नहीं बरती और इसे शिद्दत से अपने करीब कर लिया। जैसे ही माहौल गर्म हुआ, जेसन का फोन बजा। वो फोन सुनते ही चौंक गया। इसके डैड की हालत खराब थी और हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन इसके डैड की डेथ हो गई। जेसन अपने डैड की मौत कबूल करने के लिए तैयार नहीं था। इसने पहले ही अपनी माँ को खो दिया था और अब अपने डैड को खोना नहीं चाहता था। वो अपने डैड की तस्वीर के सामने घुटनों के बल गिर गया और चेहरे पर शदीद दुख के आसार थे। इस दौरान इसकी सौतेली माँ और बहन पहुंच गए। उन्होंने ये अफवाह फैला दी कि जेसन ही अपने बाप की मौत का जिम्मेदार है। आना फौरन फ्यूनरल में पहुंचती है और जेसन के साथ खड़ी हो जाती है, लेकिन तभी उसकी स्टेप माँ पुलिस के साथ वहां आ जाती है ताकि वो जेसन को गिरफ्तार करवा सके। आना फौरन आगे बढ़ती है और सख्त लहजे में कहती है कि आपके पास कोई सबूत है, आप किसी को हिरासत में नहीं ले सकते। अब मैं जेसन की कानूनी वकील हूँ, अगर आपको इससे कोई बात करनी है तो पहले मुझसे गुजरना होगा। आना ने पुलिस और इसकी स्टेप मॉम के खिलाफ जबरदस्त कानूनी जंग लड़ी, जबकि कोरा बेबसी से ये सब कुछ देखती रही और आखिरकार आना जेसन को लेकर चली गई। पता लगाया कि जब जेसन हॉस्पिटल से निकला था तो इसके डैड की तबीयत ठीक थी और हाउसकीपर इसका अहम गवाह था, लेकिन अचानक हाउसकीपर गायब हो गया। जेसन ने इसे ढूंढने का फैसला किया। अचानक कोरा सामने आई और तंजिया मुस्कुराहट के साथ बोली, हाउसकीपर अब तुम्हारी कॉल्स नहीं उठाएगा, बेहतर होगा तुम जल्दी से ये घर छोड़ दो। फिर कोरा ने जेसन की असलियत पर सवाल उठाया कि क्या तुम वाकई मेरे डैड के बेटे हो? कोरा ने 3 तक गिनती शुरू की और जैसे ही वो 3 तक पहुंची, सहाफियों का हजूम वहां जा पहुंच गया। जेसन पहले ही इसकी चाल को भांप चुका था। जर्नलिस्ट में इसके अपने लोग भी मौजूद थे, जिन्होंने फौरन कोरा का एक मशहूर मर्द सेलिब्रिटी के साथ खुफिया ताल्लुकात को बेनकाब कर दिया। कोरा की खुशी पल भर में मांद पड़ गई। इधर जेसन ने आना का हाथ पकड़ा और वहां से निकल गया। आना के घर पहुंचकर जेसन ने इसे शादी की पेशकश की और आना ने फौरन हाँ कर दी और फिर वो मुस्कुराते हुए बोली, क्या ये मुनासिब नहीं होगा इस लम्हे को एक किस से सील कर दे? लेकिन वो अभी खुशी मनाने ही वाले थे कि आना को एक पैगाम मिला कि कोरा ने जेसन के खिलाफ मुकदमा कर दिया है। आना ने पुरसुकून लहजे में जेसन को तसल्ली दी कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगी। जल्द ही कोरा को फार्मास्यूटिकल के नए वारिस के तौर पर ऐलान कर दिया गया। शेयर होल्डर्स की मीटिंग में इसने ऐलान किया कि जेसन को कुछ भी नहीं मिलेगा। कोरा की सेक्रेटरी ने जेसन का सामान सड़क पर फेंक दिया। आना गुस्से से सेक्रेटरी की तरफ मुड़ी और कहा कि तुम इसकी चीजों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, मैं तुम पर केस कर सकती हूँ। जेसन को कोई परेशानी नहीं थी। वो जानता था कि कोरा ने जो कंपनी सील इस्तेमाल की है वो जैली है, असल सील तो जेसन के पास थी। मगर जेसन ने फौरन इसे बेनकाब नहीं किया। इसने मजीद सबूत इकट्ठे करने का फैसला किया ताकि इसके डैड के कत्ल में कोरा के मुलव्वस होने का भी साबित कर सके। जल्द ही जेसन को इत्तला मिली कि इसकी स्टेप मॉम जुए में बड़े पैमाने पर मकरूज हो चुकी है। इस बार 100 मिलियन का चौंका देने वाला कर्ज था। कोरा अपनी माँ को बचाने के लिए भागती हुई पहुंची, लेकिन वहां जाकर इसे पता चला कि इसकी कंपनी सील जैली थी, जिसकी वजह से इसका चेक भी बेकार साबित हुआ। दोनों औरतों को गैंगस्टरों ने फौरन पकड़ लिया।
ٹھیک وقت پر جیسن وہاں پہنچا۔ اس نے کورا کو طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ دیکھتے ہوئے کہا، تم نے کمپنی میں جعل سازی کی جس سے کمپنی کو بھاری مالی نقصان ہوا۔ اس کی ماں اتنی خوفزدہ ہو گئی کہ وہ بے ہوش ہو کر گر گئی۔ عدالت میں آنا کا کولیگ کورا کا وکیل بن کر آیا، لیکن آنا نے اسے پوری طرح شکست دے دی۔ پھر حیرت انگیز طور پر ہاؤس کیپر عدالت میں گواہی دینے پہنچ گیا، جس سے کورا کی ماں اور کورا کے ہوش اڑ گئے۔ ہاؤس کیپر نے جیسن کے حق میں گواہی دی اور پھر آنا نے نیا ویڈیو ثبوت پیش کیا کہ جیسن کے ڈیڈ کو دراصل اس کی بیوی اور کورا نے ہی قتل کیا تھا۔ جیسن نے مکمل فتح حاصل کر لی۔ عدالت سے باہر آتے ہی آنا نے جیسن کی طرف دیکھا اور کہا کہ تمہارے ڈیڈ تم سے سچی محبت کرتے تھے۔ اسے بہت پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کہ ان کی بیٹی ان کے ساتھ صحیح نہیں کر رہی، اس لیے انہوں نے پہلے ہی تم سے رابطہ کر کے تمہیں میرے سپورٹ کر دیا تھا۔ پھر جیسن نے ایک پریس کانفرنس بلائی جس میں اس نے خود کو فارماسیوٹیکلز کا نیا سربراہ قرار دیا۔ پھر اس نے آنا کی طرف دیکھا اور بھرے مجمع میں اعلان کیا، او یہ عورت میری بیوی ہے۔ کہانی کا اختتام ہوا ان کی شدید محبت کے اظہار کے ساتھ۔ آج کی ہمارے ڈرامہ کی ریویو سٹوری پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔